साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू राष्ट्र 3.0 के यूट्यूब चैनल पे। तो त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ शर्मा मिश्रा जी। और आप हिंदू राष्ट्र चैनल के माध्यम से, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है जिसमें हमारे देश के 28 नागरिकों ने अपनी जान से हाथ धोया है, यानी शहादत दी है, और उनको इस आधार पर मारा गया कि वो हिंदू हैं, तो उनके लिए अटल सेना की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और समस्त देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि चूंकि आ, हम लोग अपने बिजी लाइफ में जी कभी जी। भी ये इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति। तो हम चाहते हैं जी कि सभी लोग उसके लिए भी समय दें। जी। जी, आप आज हमसे जुड़े हैं, आपसे आपका बहुत बहुत आभारी। तो अटल सेना का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जी। जी। अटल जी और मोदी जी की जो नीति है पाकिस्तान पे, उसमें आपको कुछ अंतर दिखता है कि बराबर दिखता है? नहीं, एक्चुअल में चूंकि जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो विचारधारा है वो एक है। हाँ, उसी जी विचारधारा पे सभी नेता काम करते हैं, चाहे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी रहे हों या आदरणीय मोदी जी। तो सब लोगों का सिद्धांत यही है, क्योंकि जब माननीय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने सभी एशियाई देशों को भी आमंत्रित किया था। तो जी हम जी पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, इस सिद्धांत पे हमारी पार्टी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चूंकि जब कोई भी दुश्मन अपने आचरण और अपने व्यवहार में बदलाव नहीं चाहता है, उसका सिद्धांत यही है कि भारत के विरुद्ध काम करना, तो निश्चित तौर पे फिर हम लोग भी उसी तरीके से उसके साथ आचरण करेंगे और उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। क्या भारत को पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीजें जो मुहावरे वाली बात है कि घुस के मारना चाहिए या सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये जी एक जी पॉलिसी मैटर है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और जो जी हम लोगों का और सभी देशवासियों का पहला कर्तव्य है एक अच्छी सरकार को चुनना। और जब देश के अंदर एक अच्छी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रीय हित की रक्षा करने वाली सरकार हो, तो मुझे इन सब चीजों पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस समय देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। अब मोदी जी, अमित शाह जी और आदरणीय योगी जी जैसा राष्ट्रवाद और कोई राष्ट्रवादी नेता और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई नहीं कर तो हम सकता। निश्चिंत हैं, हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, वो घुस के मारे या कुछ भी लेगी, हम उस निर्णय के साथ। तो जैसा कि वहां कश्मीर के अंदर हिंदू और मुस्लिम पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हो तो हम्म। आपको मार दिया गया, मुस्लिम हो, मुस्लिम में भी देखा गया, पहचान देखी गई कि हाँ मुस्लिम है तो छोड़ दिया गया। तो हिंदू मुस्लिम हम्म। लेकर जो हमारे हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, ये जो पीडीए का नारा देती है, बंगाल में हो गई तृणमूल हम्म। कांग्रेस, जिस हम्म। हिसाब से कश्मीर के अंदर ये जो घटना घटी, हिंदू मुस्लिम लोग, हिंदुओं को मारा गया और मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, तो देश के हम्म। राजनीति में कुछ भूचाल आएगा इसको लेकर? जो पीडीए का नारा देने वाली पार्टियां हाँ हैं, हाँ, क्या इनसे हिंदू दूर होंगे? देश की राजनीति में तो भूचाल 2014 से ही आ गया है। जब जब सभी सनातनी और राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाले लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को चुन करके देश की बागडोर सौंपी है। अब रही बात कश्मीर की घटना पे, जो हिंदुओं को इस आधार पे मारा गया कि वो हिंदू हैं उनसे पूछ करके, तो इस बात का निर्णय वो आतंकवादी जिन्होंने कि हिंदू के आधार पे हत्या की, और उसको बात लेकर के हम लोग देश के अंदर इस तरह का कोई आंदोलन करें, इस तरह की कोई ऐसी क्या कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट दें, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य यही था कि हम एक दूसरे से लड़ें, देश के अंदर खाई पैदा करने का काम करने का उन्होंने किया है। तो हमारा देश बहुत समझदार है, यहाँ इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। और एक चीज आपको और भी बता दें कि जब मोदी जी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, देखिए आज देश की आबादी में 22 करोड़ मुसलमान है, बराबर है। हमारा जी ये जी चीज स्पष्ट तौर पे मानना है कि जो पॉलिसी जी मैटर है, सबसे बड़ा पॉलिसी मैटर ये है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी है उनको बाहर निकालो।
पहला। जी दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि धार्मिक शिक्षा के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको तत्काल बंद करना चाहिए। जो जो भी धार्मिक आधार पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उसका उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, जैसे आसाम में लेकिन हेमंत बिस्वा लेकिन शर्मा जी ने किया है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। हिंदू ने जी। कभी हिंदू ने कभी किसी दुकानदार से नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो। हिंदू ने कभी किसी को नहीं भगाया अपनी गली से आप मुसलमानों भाग जाओ। हिंदू ने कभी अपने राज्य अपने जिले से कभी किसी को नहीं मारा कि आप मुसलमानों को आपके यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आखिर ये मुसलमान ही ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनकी देखिए मैं आपको विचारधारा ये बताऊं, है कि शिक्षा में मैं कमी है? देखिए ऐसा है कि वो परवरिश और वो जो शिक्षा होता है उसका फर्क तो पड़ता ही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि आज देश का जो राजनीतिक वातावरण है इसके लिए विपक्षी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, हिंदू खुद जिम्मेदार है। आप देख लीजिए कि अभी ये घटना हुई है, जो लोग कभी वोट देने नहीं जाएंगे वो सरकार को गाली देना शुरू कर दिया। जी जी आप हमको बिल्कुल। ये जिन्होंने बताइए जिन्होंने राम कि मंदिर में जो चंदा नहीं दिया उन्होंने हिसाब मांग लिया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है सबसे बड़ी चीज तो इसके लिए हिंदू जिम्मेदार है। आप बताइए ना, हम लोग 80 करोड़ हैं और 50 करोड़ से कम हम लोग वोटिंग करते हैं। 55 जी से जी 60% आपकी से बात ज्यादा सही। हमारी वोटिंग नहीं होती। और जो मुस्लिम जी समाज है वो 90 से 95% वोटिंग करता है। उसको लोग बोलते हैं वो अशिक्षित है, उसके बावजूद भी उनका वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अपने मताधिकार के वैल्यू को जानते हैं। दूसरी जी सबसे जी बड़ी चीज क्या है, जो विरोधी पार्टी है चाहे ये पीडीए है, लाल टोपी वाले, ये डेमोक्रेसी की बात जी करते हैं, डेमोक्रेसी की। मैं बोलता हूँ इनके यहाँ 99% ऐसे नेता है जिनको डेमोक्रेसी की स्पेलिंग नहीं मालूम। आप पूछ जी लीजिए। सही बात है। ये सही बात अनपढ़ है। लोग देश की राजनीति में बताएंगे क्या? लाल टोपी पहन करके है, जिसके जी घर में मैं बोलता हूँ 36 पदाधिकारी हैं, पूरी पार्टी घर से चलाते हैं और ये समाजवाद की बात करते हैं। इसलिए इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, खत्म है, अब इनकी राजनीति खत्म है। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए, जहां पे हिंदू की बात हो या मुसलमान की बात हो, एक हिंदुस्तानी की बात है। मैं समझता हूँ आप पार्टी का मूल्यांकन करिए, मूल्यांकन के आधार पर आप उसको वोट दीजिए। जो भी पार्टी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाए उस पार्टी को आप वोट देना बंद कर दीजिए, ये सब सारे सरेंडर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे जी क्या है, जी जब चुनाव का समय आता है तो लोग क्या चले जाएंगे पीडीए में, ठाकुरवाद में, ब्राह्मणवाद में, दलितवाद में। लेकिन आप हमको बताइए दूसरी जगह पे अल्पसंख्यक समाज में कभी इस तरह के मुद्दे पे जाता है, अलग होता है क्या? नहीं होता कभी है। नहीं कभी तो नहीं कभी नहीं। हम उनको गलत क्यों माने? वो उनकी अच्छाई है, वो जी उनकी अच्छाई है कि वो अपना जो उनका एजेंडा है कि वो अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, तो उसमें जी हमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो हमको एक बिल्कुल नहीं। नसीहत बिल्कुल देते नहीं। हैं ना हिंदुओं में कमी है ये तो। ये कि तो हम तो हिंदुओं में मूर्ख कमी हैं, है। हम तो हम मूर्ख अपने है ना। जातियों में बढ़ हमने जाते हम हैं। जातियों में बढ़ते हैं जातियों हम। में बढ़ जाते हैं, हम अपने धार्मिक मूल्यों को अपने सुविधा के अनुसार उपयोग करते हैं। जब हमको जरूरत होगी, जी कोई मुसीबत आएगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे। उसके बाद जब हम बिल्कुल सही आपने मस्त बोला। रहेंगे, बराबर है, जब हम मस्त रहेंगे तो चले जाएंगे टूर करने, पिकनिक करने। एक एक जो है मंदिर में जाकर के 10 रुपया दान देना पसंद नहीं करेंगे भाई साहब। लेकिन वहीं पर एक बिल्कुल इस मुस्लिम, बात से मैं हंड्रेड वो परसेंट सहमत हूँ वो आपसे। चाहे करोड़पति हो, वो अरबपति हो, खरबपति हो, उसको नमाज पढ़ना है तो वो पढ़ेगा। 5 वक्त का तो नमाजी उसको बनना ही बनना है। हाँ, तो हमारे यहाँ देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारे समाज में खुद कमी है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मोदी जी को ये मालूम है कि हमें इनको जगाना पड़ रहा है, और जगा रहे 15 साल से के तक जो है, आज 15 साल हो गया योगी जी, मोदी जी। उसके बावजूद भी हमें जब लग रहा है उनको यही निराशा, कारण है। यही कारण है 2024 में नरेंद्र मोदी की 240 सीटें आई, क्योंकि हिंदू सोता रहा। चुनाव के वक्त हिंदू अखिलेश यादव के पीडीए के चक्कर में पड़ गया और राहुल देखिए गांधी के ओबीसी के चक्कर में पड़ गया। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ आपको कि चुनाव के समय हम लोग उदासीन हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा देखिए ऐसा है, जो मिडिल क्लास फैमिली की बात करता हूँ सबसे कम वोटिंग इनकी होती है। जब चुनाव का समय जी आता है ये जी सही पिकनिक है। पे चले जाते हैं, वोट देना पसंद नहीं करते। इनका काम है सुबह ऑफिस गए, शाम को आए, बीवी बच्चों को लिया पार्क में गए। जब भी कोई देश में घटना हो गई तो नेताओं को गाली देना शुरू कर दिया। अरे भाई, ऐसा है कि तुमको किसी ने रोका है क्या? वोट का अधिकार तुम्हारे पास भी है, तुम क्यों नहीं आते राजनीति में? इतना पढ़ लिख करके जी इंजीनियर बनते हो और अनपढ़ नेता के अंदर अंडर में काम करते हो।
भाई हमारा कहने का मतलब है अटल सेना का, जब तक आप पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं बनाओगे, जब तक इसको एक प्रोफेशनल जी तरीके से नहीं लोगे कि राजनीति भी हमारे लिए एक प्रोफेशन है, ये हमारे नागरिक का उत्तरदायित्व है, हम एक भारतीय नागरिक के इस हिसाब से हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमारी देश की व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम से चलती है। तो जी जी। हमारा एक कर्तव्य है राजनीतिक व्यवस्था में इन्वॉल्व होना, भागीदारी करना। अगर हम नहीं करते हैं तो इसी तरह के लोग आएंगे और सत्ता में बने रहेंगे, नहीं तो क्या मतलब है, आप हमको बताइए। और जो अभी ये रॉबर्ट वढेरा ने एक बात बोली है, उन्होंने बोला है कि जी जो है देश के अंदर अल्पसंख्यकों को जो है क्या कहते हैं असुरक्षित महसूस करते हैं। अरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से रॉबर्ट वढेरा से पूछना चाहता हूँ कि आप जी। हमको बताइए 75 साल के अंदर एक भी मुसलमान कभी भी हिंदुओं की ज्यादती की वजह से बेघर हुआ हो, देश के किसी भी कोने कोई से? नहीं छोड़ा है, कहता कोई नहीं बराबर है। छोड़ा है, जबकि हिंदू खुद छोड़ के जबकि भागा है। जबकि बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कश्मीर से देखिए 5 लाख 10 लाख लोग मार के भगाए गए। आज देखिए क्या कहते हैं बंगाल के अंदर हम लोग मारे जा रहे हैं। राम मंदिर का जो है आंदोलन हो, हम लोग मारे जाते हैं। राम यात्रा निकले, गणेश यात्रा निकले, गणपति की यात्रा सब हिंदू ही निकले, मारे जा रामनवमी की यात्रा, बराबर है, हम लोग मारे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस देश के अंदर 99.9% व्यवस्था इस्टेब्लिशमेंट में हिंदुओं को, सिखों का, जैन का, बौद्ध का रिप्रेजेंटेशन हो, उसके और हमारी 80% आबादी हो नॉन मुस्लिम की, उसके बावजूद भी हम लोग असुरक्षित हैं। आज कोई भी आदमी कहीं भी जो है, हर आदमी को देखिए, उसको उसको किसी भी ऐसी बस्ती से जब जाना होता है तो वो बोलता है कि अरे नहीं, थोड़ा सा डर लगता है। आप हमको बताइए ये क्या है मामला? हुँ? तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा है, आप अब देखिए देश के अंदर 3 चीजें अगर होंगी तब तो हमारा देश का लोकतंत्र बचेगा। पहली बात, अगर हिंदुत्व सुरक्षित है तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। जिस दिन हिंदुत्व असुरक्षित हो गया, हिंदू असुरक्षित हो गया, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां पर आप देखिए हिंदू डोमिनेटिंग नहीं है, जहां पर की जो है उस तरह की व्यवस्थाएं, आप देखिए वहां पे लॉ एंड ऑर्डर क्या है, पुलिस को मारा जाता है। तो जब तक देश में हिंदू सुरक्षित है, देश का लोकतंत्र डेमोक्रेसी मजबूत है, तभी तक माई लॉर्ड का कलम चलेगा। अदरवाइज इनकी भी तो हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ जजमेंट देने की। क्या मुस्लिमों को सीए और एनआरसी के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? देखिए ऐसा है, मुस्लिम बात नहीं है, यहाँ पे जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनको सीए एनआरसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले भी बोला है कि देश के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनको बरगलाने का, उनको बहकाने का काम कौन कर रहा है? विरोधी पार्टियां। विरोधी पार्टियां जी उनको जी। मिसगाइड करती है ना। क्या नहीं तो हमको धारा बताइए, 370 आज खत्म हो? आज आज कश्मीर के अंदर देश के कितने लोग, करोड़ों लोग पर्यटक जाते हैं, वो कहाँ रुकते हैं? हमारे मुसलमान भाई तो है कश्मीर के अंदर, उनको उनको जो फायदा हो रहा है उनको ही तो हो रहा है। आप बताइए उससे लेकिन उससे लेकिन हाँ। एक तो बड़ी मतलब इस समय सोशल मीडिया में एक बात फैल रही है कि राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो हमारी सेना के ऊपर हमले हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि मैं एक जिम्मेदार संगठन का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मुझे इस तरह की बातों पे जो सोशल मीडिया में दिए गए कमेंट पे मैं कमेंट नहीं करता हूँ। ये सब बच्चों वाली हरकत है, क्योंकि देश देश की इंटेलिजेंस है, देश के पास में अपना खुफिया विभाग है, और हमारा देश बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं सैन्य शक्ति है। ये इस लेकिन तरह की बातें ठीक है, मीडिया में कोई कह दे वो ठीक है, लेकिन हम इन सब चीजों पे कमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। जी बताइए। जी विदेश बताइए। सेना पे हम बात करेंगे। हम हाँ अटल सेना, हाँ, बोलिए बोलिए। अटल जी की किस नीति से आप प्रभावित होकर अटल सेना का निर्माण किया था? सबसे बड़ी चीज उनकी थी कि अपना आचरण और सहनशीलता, ये 2 चीजें उन्होंने इस देश की राजनीति को दिया है। आज वही चीज जो है हमारे देश में लोगों के अंदर कमी है राजनीति में। हेलो। राजनीति में आज उसी चीज की कमी है कि अगर कोई विपक्षी दल का नेता कुछ बोल देता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है।
ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम उसके दुश्मन नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं है। हम विचारों के आधार पे उसका उसका विरोध करेंगे। अब रॉबर्ट वडेरा ने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, हम उनके स्टेटमेंट का विरोध करते हैं, क्योंकि आप हमको ये बताइए ना कि धार्मिक जी आधार पे मुसलमानों को की स्वतंत्रता कहाँ पे छीनी गई, हमको बताइए ना। और इस अवसर पे इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये तो बचकानी बात है, गलत बात है ना ये। जी जी हाँ। जी जी। लेकिन जैसा कि भाजपा अटल जी से पहले जनसंघ थी और अटल जी जनसंघ में शामिल थे, और अटल जी की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा एक है, ठीक है। हम्म। आपको अटल जी और भाजपा की विचारधारा, कोई ऐसी दो विचारधारा बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हो और अटल सेना का निर्माण कर लिए हो। सबसे बड़ा क्या है, एक नागरिक कर्तव्य जो होता है हर देश के नागरिक का, वो पहली जी, जो है क्या कहते हैं विचारधारा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्रवाद। जी। ये मतलब दो आप भी हमारे विचारधाराएं जो तरीके से हमारी तरह राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रवाद केवल कहने की चीज नहीं होती है। आपका कर्तव्य है कि सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने घर से करिए। अगर आपने अपने बच्चों जी को एक अच्छा नागरिक बना दिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वाह किया। और परिवार में अगर अच्छा नागरिक बनेगा तो वो अच्छा काम करेगा देश के लिए, और अच्छा काम करेगा तो देश विकास करेगा। तो पहली इसकी प्राथमिकता होती है, मूल इकाई है अच्छा नागरिक का निर्माण करना। इसलिए देश के सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वो एक अच्छे नागरिक के निर्माण करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। जी। आप हेलो। बहुत प्रभावित होते हो। जी। कह रहा हूँ अटल जी की ऐसी कोई पंक्ति, अटल जी जैसे एक बढ़िया कवि थे और पत्रकार भी थे, हम्म। तो, तो अटल तो जी ने ऐसी तो कोई बोला था उनकी ना कि भाई हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनका गीत उनका नहीं कहने का गाता। मूल उद्देश्य यही था कि असफलता से हम निराश नहीं होने होंगे। भाई हम हार जी भी जी नहीं मानेंगे और लड़ाई भी नहीं करेंगे। जी। तो उनका उनका तो आप यही चीज देखिए। जी, बताइए। आप शायद हमें नहीं पहचान रहे होंगे। अटल जी की पुण्यतिथि, जन्म तिथि थी, हाँ जयंती हाँ थी। हाँ। जब आप अपनी टीम के साथ वहां राजघाट के पास में अटल जी की उसमें बैठे थे, तो हम भी पहुंचे थे, वहीं आपसे हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। अभी अभी रिसेंटली। नहीं नहीं, अभी अभी। 2022 में। अच्छा, 2022 में। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, तो आपसे हमारी पहली बार वही मुलाकात हुई थी, हाँ आपके हाँ साथ हाँ हमारी हाँ। फोटो भी है। सब कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, देखिए हमारा एक मानना ये है कि हम भी एक व्यवसायी हैं, बराबर है। और हमें, अगर हम बाकी व्यवसायियों की तरह हम भी सोचें कि चलो ठीक है, इन सब चीजों में हमको पढ़ के क्या फायदा है, बराबर है, हम अपना व्यवसाय करें। तो जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, आप खुद जीते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस दुनिया में आकर के समाज को क्या देके जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी क्योंकि आप समाज को जो विचारधारा देंगे, वो हमेशा अमर होती है। विचारधारा कभी मिटती जी नहीं है। स्वामी विवेकानंद कोई अरबपति खरबपति या बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, इसलिए उनको लोग जानते हैं। जी वो बहुत बड़े विचारक थे, इसलिए आज पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद को लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को एक विचारधारा दी। तो मेरा कहने का मतलब ये जी है कि एक मानव जीवन होने के नाते हम लोगों का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम देश और समाज के लिए इस दुनिया में जब तक है अच्छी चीजें देखे जाएं, और अपने दैनिक